एकदम अपनी माँ की तरह जाहिल हो तुम। तीर की तरह मानो मन को चुभते हुए ये शब्द मेरी सौतेली माँ के थे। मेरी जिंदगी शुरू होने से पहले ही उस दिन खत्म हो गई जब मेरी माँ मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़ गई थी। पापा गौतम गुलेरिया ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ को मेरा होना बर्दाश्त ही नहीं था और इसका सबूत वो अक्सर मेरे गाल पर छोड़ देती थी। अपशब्द सुनते, थप्पड़ खाते, इस तरह बड़ी हुई। सौतेली बहन कामिनी दोस्त ढूंढने की कोशिश की थी, वहां भी मुझे सिर्फ धोखा मिला। पापा ने तो मुंह ही मोड़ लिया था। मैंने मैंने बहुत बार कोशिश की उनको अपनी आपबीती बताने की, मगर उनके चेहरे पर ऐसा लगता था मानो इन सब में उनकी मौन सहमति हो। मुझे इतना तो पता चल गया था कि मेरे पिता के लिए भी मैं किसी बोझ से कम नहीं थी। दिन बीतते गए और एक दिन पापा बहुत खुश होकर घर आए। पता चला किसी बड़ी कंपनी के साथ बहुत शानदार डील हुई है। पापा को 1 महीने के लिए लंदन जाना होगा, नए शहर में नया ऑफिस खोलने के लिए। और पापा लंदन चले गए, मुझे मेरी सौतेली माँ के भरोसे छोड़कर। मेरी सौतेली माँ का भाई काफी दिनों से हमारे घर पर ही रह रहा। पापा के एब्सेंस में वही हम सबकी देख रेख कर रहा था। पर पता नहीं क्यों मुझे कहीं ना कहीं ये बात खटकती थी। और फिर आई वो रात जो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। मेरे दरवाजे पर जोर से दस्तक। दरवाजा खोला तो सामने वही खड़ा था, नशे में चूर, अस्त व्यस्त। इससे पहले कि मैं दरवाजा बंद कर पाती उसने मेरा हाथ जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। घबराई हुई, बौखलाई हुई सी मैं चिल्लाने लगी, मगर किसी ने मेरी एक ना सुनी। अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में मेरे हाथ में कब फूलदान आ गया मुझे पता ही नहीं चला और मैंने वो उसके सर पे दे मारा। लड़खड़ाता हुआ वो गिर पड़ा। अपने आप को बचाने के लिए मैं कमरे से निकलकर बाहर गई। इतने में मेरी सौतेली माँ जाने कहां से आ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई पुलिस को बुलाओ, कोई पुलिस को बुलाओ, इस लड़की ने मेरे भाई को मार डाला। बचने का और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसीलिए मैं घर से भाग गई। नंगे पैर, ना फोन, ना पैसा, ना बैग, ना कुछ और। बस भागती गई और भागते भागते शहर से दूर एक ढाबे पर आ पहुंची। पैसों के नाम पर बस हाथ में पहनी एक चांदी की अंगूठी थी। सोचा यही देकर कुछ तो खाने को ले लूं। अंदर कदम रखते ही गुलाब की महक आने लगी और चेहरे पर गहरी शांति लिए एक बुजुर्ग महिला सामने खड़ी थी। उन्होंने मुझसे पूछा, कुछ चाहिए बेटा? उनकी आवाज में कुछ अपनापन सा था। ऐसा लगा मैं इन पर भरोसा कर सकूं। मैंने किसी तरह डरते हुए जवाब दिया, बस चाय। तुम ठीक हो बेटा? उन्होंने मुझसे पूछा। अपने आंसू छुपाए मैंने धीरे से सर हाँ में हिला दिया। और तभी कोई अंदर आया। अधेड़ उम्र का वो व्यक्ति शक्ल से ही सज्जन लग रहे थे। उनकी बातों से पता चला कि उनका नाम विजय है और वही ढाबे की मालिक है। और जिन्होंने मुझे चाय दी थी वो उनकी पत्नी सुलेखा। दोनों पति पत्नी को शायद अंदाजा था कि मेरे साथ कुछ तो गलत। सुलेखा आंटी ने अपने पति को इशारे से कुछ कहा और फिर मेरे पास आकर बैठ गई। बेटा, अगर तुम्हें किसी प्रकार की कोई मदद चाहिए तो बता। जाने क्यों तुम्हें देखकर मुझे मेरी बेटी याद आ गई, कहकर आंटी रो गई। पुराने जख्म खोलना मुझे सही नहीं लगा, इसीलिए मैंने उनके बेटे के बारे में नहीं पूछा। पर उनके
बहते आंसू और विजय अंकल की आंखों से मुझे लगा कि मेरी ही तरह शायद वो भी जिंदगी से जूझ रही है। मैंने धीरे से सुलेखा आंटी को कहा, मुझे काम की तलाश है आंटी, आपके यहाँ कोई भी छोटा मोटा काम कर लूँगी, बर्तन झाड़ू साफ सफाई कुछ भी, बस रहने को जगह चाहिए। और इस तरह शहर से सबसे अमीर व्यापारी गौतम गुलेरिया की बड़ी बेटी मैं एक ढाबे में काम कर, सच बताऊं तो ये ढाबा मेरे लिए किसी जन्नत से कम नहीं, क्योंकि यहाँ मैं आज़ाद थी, अपने मर्जी की मालिक। यहाँ मुझे कदम कदम पर कोई इंसल्ट नहीं करता। समय धीरे धीरे बीतता गया। विजय अंकल और सुलेखा आंटी मेरी नए जिंदगी का हिस्सा बन गए। पर फिर एक दिन हवा का तेज झोंके की तरह एक अजनबी आया, लंबा चौड़ा पढ़ा लिखा। उसको देखकर साफ पता चलता था कि वो किसी ढाबे की चाय नहीं, 5 स्टार रेस्टोरेंट की कॉफी पीता होगा। बैठ के उसने मुझे इशारे से बुलाया और एक कप चाय और आलू के पराठे लाने को कहा। ऑर्डर सर्व करके मैं वापस रसोई में जाने लगी, तभी उसने मुझे दोबारा आवाज लगाई, एक पराठा और अनिका। मैं हैरान से उसे देखती रह गई। इसे मेरा नाम कैसे पता आखिर? क्या इसे मेरी सौतेली माँ ने भेजा है? शायद उसे भी समझ आ गया कि मैं परेशान हूँ। तभी वो बोला कि वो आंटी ने अभी तुम्हें आवाज लगाई थी, तब अनिका ही बोला। मैं भी पता नहीं क्या सोचने लगती हूँ। चैन की सांस लेती हुई मैं रसोई की तरफ चल पड़ी। सुलेखा आंटी से पता चला उसका नाम रोहित मारवा है और वो सच में बेहद अमीर घर का लड़का है। रुपए पैसे नौकर गाड़ी किसी चीज की कोई कमी नहीं, पर इतना सब होते हुए भी वो एकदम डाउन टू अर्थ है। आंटी ने बताया रोहित अक्सर यहाँ आलू के पराठे खाने और चाय पीने आता है। शहर से दूर, भीड़ से दूर, उसे यहाँ की शांति पसंद आती होगी शायद। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी। पता चला रोहित को भी किताबें पढ़ने का शौक है। बस फिर क्या, हम अक्सर अपनी फेवरेट कहानियों पर डिस्कशन करते थे। रोहित ने मुझे कई किताबें लाकर दी जो मेरे वक्त काटने का सहारा बन गया। कभी हम गालिब के शेर सुनते सुनाते थे, कभी विक्रम सेठ की नई पोम्स साथ में बैठकर पढ़ते थे। जाने रोहित से एक धागा सा जुड़े, मैं उसके आने का इंतजार करने लगी। इसी तरह एक दिन कुछ बात करते करते अचानक रोहित बोला, अनिका मुझे तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बताना है, तुम्हारी माँ को। ऐसा लगा मानो मेरे दिल की धड़कनें रुक गई। मेरी माँ? लेकिन मैं उससे कुछ पूछ पाती उससे पहले रोहित को कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गया और वो उसे तुरंत जाना पड़ा। उसी शाम जब मैं साफ सफाई करके कचरा बाहर फेंकने जाने लगी, तभी एक वैन अचानक मेरे पास आकर रुक गई। मुझे चिल्लाने का मौका मिलता उससे पहले ही दो लोगों ने मुझे पकड़ लिया। पीछे से किसी ने मेरा मुंह कसकर बंद कर दिया ताकि मैं शोर ही ना मचा पाऊं। अब वो मुझे जबरदस्ती वैन में बैठा ही रहे थे कि किसी की आवाज आई, उसे छोड़ो। वो रोहित का ही था। आंखों में अंगारे लिए दौड़ता हुआ मेरे तरफ आ रहा था, पर जब तक वो कुछ करता वैन दौड़ पड़ी। मैं बेबसी बस देख रही थी। अनिका मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, मैं वादा करता हूँ। रोहित की ये आखिरी शब्द। लेकिन मेरी कहानी यहाँ खत्म नहीं, ये तो बस शुरुआत है। क्योंकि जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं किसी गंदे से अंधेरे कमरे में या किसी कैद खाने में नहीं थी। मैं मेरे अपने घर में थी। सामने खड़े थे मेरे पापा।
ये सब तुम्हारे माँ से शुरू हुआ है अनिका। ना उसने मुझे तकलीफ देने में कोई कसर छोड़ी और ना तुमने। तुम अपनी माँ को जैसा समझती हो वो उससे बहुत अलग थी। इतना कहकर मेरे पापा वहां से चले गए। मैं अपने ही कमरे में कैद हो चुकी थी और इस तरह मैं अपने पुरानी जिंदगी में वापस लौट आई। वही सोने का पिंजरा, वही छटपटाहट, वही घुटन फिर से। बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा था आखिर पापा को जब मैं बोझ लगती हूँ तो उन्होंने मुझे वापस ढूंढा ही क्यों? आखिर चाहते क्या है? धीरे धीरे जाने क्यों मेरी तबीयत भी बिगड़ रही थी। सुबह उठते ही जी घबराता था, कुछ खाने का मन नहीं करता था और उल्टियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और अब चक्कर भी आना। समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या है। और मुझे मालूम था मेरी तबीयत को लेकर किसी को कोई फिक्र नहीं, इसीलिए खुद ही हॉस्पिटल पहुंच गई डॉक्टर को दिखाने। डॉक्टर ने खून की जांच की और सोनोग्राफी लिख दी। सोनोग्राफी की रिपोर्ट लिए जब मैं डॉक्टर के सामने बैठी तब उन्होंने कहा, अनिका तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं, आप जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली हो। डॉक्टर के ये शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। उसके बाद डॉक्टर ने क्या कहा, क्या पूछा, मुझे कुछ याद नहीं। याद है तो बस डॉक्टर की वो आखिरी शब्द, जुड़वा बच्चे। आखिर आखिर ये हो कैसे सकता है? कहीं तो कुछ गलती हुई है। मेरी रिपोर्ट किसी से बदल गई होगी। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ जबकि मैं कभी किसी के नजदीक आज तक गई ही नहीं, ना कभी कोई रिलेशनशिप रही। और मैं ये सब घर पर कैसे बताऊंगी? पापा को पहले ही मैं पसंद नहीं। ढेरों उलझने, घबराहट अपने अंदर समेटे मैं चल पड़ी घर की तरफ और एक नए तूफान का सामना करना पड़ेगा। तबीयत की अब मुझे इतनी चिंता नहीं थी जितनी कि पापा के रिएक्शन की। शहर के सबसे बड़े व्यापारी गौतम गुलेरिया की बेटी बिना शादी किए माँ बनने वाली है। हमारे समाज में आज भी बहू बेटियों से ही परिवार के सम्मान को तोला जाता है और पापा के उसी सम्मान को चोट पहुंचाने वाली हूं मैं। मेरे वजह से मैं डर से कांपते हुए घर लौटी ही थी कि पापा का फोन आया। अच्छे से तैयार होकर डोगरा निवास पहुंचूं और याद रहे तुम्हें गौतम गुलेरिया की बेटी के तरह तैयार होना है। पता नहीं कब चलते चलते मैं डोगरा निवास आ पहुंची। मन में पहले ही इतने सवाल थे, समझ ही नहीं आ रहा था पापा ने मुझे यूं सज धज कर यहाँ क्यों बुलाया। ये इस चमक दमक वाली दुनिया से ही तो वो मुझे दूर रखते आए हमेशा से। पैदल चलने की वजह से मेरी सांसें उखड़ रही थी। मन और शरीर दोनों को संभालते हुए मैं डोगरा निवास के सीढ़ियां चढ़ने लगी थी। लोगों को बात करते सुना तब पता चला कि ये पार्टी कुणाल डोगरा के पिता ने रखी है। बेहद शानदार बनारसी सिल्क साड़ी पहने खड़ी एक आंटी ने धीरे से कहा, डोगरा साहब इस पार्टी के जरिए कुणाल की जीवन साथी ढूंढना चाहते हैं, तो इसीलिए पापा ने मुझे कहा था कि गौतम गुलेरिया की बेटी के तरह तैयार होकर आना है। पर मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं जीवन के उस मोड़ पर हूं कि कुणाल तो क्या, शायद अब मैं किसी की बीवी बनने लायक नहीं रही। हांफती हुई मैं जैसे तैसे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आई तो देखा पापा कोने में खड़े धीरे धीरे मेरी सौतेली बहन कामिनी को कुछ कह रहे थे।
उन दोनों ने मुझे नहीं देखा। इधर मेरी नजर बालकनी में खड़े कुणाल और उसके पिता पर पड़ी। शायद मैं इनसे पहले भी कभी मिल चुकी हूँ। याद आया, कुछ ही महीनों पहले कामिनी के जन्मदिन पर पापा ने घर पर जो पार्टी रखी थी उसमें डोगरा परिवार भी आए थे। पापा ने कहा था कि मेहमानों के मुकाबले वेटर कम लग रहे हैं तो जरा मैं भी काम में हाथ बटा दूं। ट्रे लिए मैं किसी को पानी तो किसी को चाय कॉफी पूछ रही थी। कुणाल ने तो मुझे घर की नौकरानी ही समझ लिया था। मैं अपनी सोच में खोई हुई थी कि कभी यादों के सन्नाटे को चीरते हुई एक आवाज आई। कुणाल अपने पिता से कह रहा था, मेरी जिंदगी का फैसला आप कैसे ले सकते हैं? आपने सोचा भी कि कैसे लिया? मैं कैसे उस मोटी से शादी करूंगा? शायद उन दोनों को अंदाजा नहीं था कि नीचे खड़ी मैं उनकी बातें साफ साफ सुन पा रही। पता नहीं कुणाल के पिता किससे उसकी शादी करवाना चाह रहे थे। जाने कौन बदनसीब होगी जिसे मालूम ही नहीं उसके पीठ पीछे इस तरह उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। खैर, बड़े दरवाजे से होती हुई मैं पार्टी हॉल में आ गई। सामने ही रोहित मारवा खड़ा था। अनजानों की भीड़ में इकलौता अपना सा। मैं दौड़ कर उससे मिलना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि मैं ठीक हूँ। मेरे कदम अपने आप ही उसके तरफ बढ़ने लगे कि अचानक कुणाल डोगरा के पिता की आवाज हॉल में गूंजने लगी। देवी और सज्जनों, मैं आप सबका आभारी हूँ कि आप सब यहाँ आए। मैं और मेरा परिवार बेहद खुशी के साथ ये बताना चाहते हैं कि मेरे बेटे कुणाल की शादी गौतम गुलेरिया जी की बड़ी बेटी अनिका के साथ तय हुई है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोनों बच्चों को अपना आशीर्वाद देंगे। पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा। मैं हैरानी से कभी कुणाल को तो कभी अपने पापा को देख रही थी। पापा ने बिना मुझसे पूछे मेरी मर्जी जाने कुणाल से मेरी शादी पक्की कर दी। वो बाहर जो मैंने कुणाल को कहते सुना था, वो मोटी मैं ही थी। जाने कितने और दर्द झेलने हैं मुझे। पापा को कैसे बताऊं कि मैं शादी नहीं कर सकती। किसी भी हालत में मैं पापा के पास गई उन्हें धीरे से अपना सच बताने, लेकिन वो बिना कुछ सुने मेरा हाथ पकड़े मुझे स्टेज पर ले जाने लगे। घबराहट में मैंने अपना हाथ छुड़वा लिया और जोर से बोल पड़ी, नहीं, ये नहीं हो सकता। पर मेरी आवाज पापा को सुनाई ही नहीं दी। वो तो बस मेरा हाथ पकड़कर तेजी से स्टेज के तरफ बढ़ रहे थे। उनकी तेज चाल से मैं कदम से कदम नहीं मिला पा रही थी। ऐसा लगने लगा मानो मैं गिर ही पड़ूंगी। मेरे पैर लड़खड़ाने लगे तो मैंने पास खड़े एक व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया। देखा तो वो रोहित था। मैं कुछ बोलना चाहती थी, मदद भी मांगना चाहती थी, लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकली। जाने क्यों आंखों के आगे अंधेरा आ रहा था। ऐसा लग रहा था सब कुछ धुंधला गया है। अगले दिन आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। पापा मेरे बेड के पास खड़े थे, आंखों में गुस्सा लिए। मुझे होश में आते देख वो जोर से चिल्लाए, तुमने सब बर्बाद कर दिया है। इतनी मुश्किल से डोगरा फैमिली में तुम्हारा रिश्ता किया था और तुमने अपनी बेशर्मी से मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब क्या जवाब दूं मैं कि मेरी बेटी बिना शादी किए मां बनने वाली है?
जरा भी सोचा क्या इज्जत रह जाएगी मेरे समाज में? हम क्या मुंह दिखाएंगे? तुम्हारी बहन कामिनी, उस पर इन सब का क्या असर होगा? तुम्हें शर्म नहीं आई इस तरह पूरे खानदान की इज्जत नीलाम करते हुए? हो तो तुम अपनी माँ की ही, खैर माँ की ही तो बेटी हो तुम। ये कहते हुए पापा बाहर चले गए। पापा ने मुझे शहर से दूर अपने फार्म हाउस पर बंद कर रखा था। कहने के लिए फार्म हाउस था, लेकिन मुझे तहखाने से भी बाहर नहीं आने दिया जाता था। दरवाजे पर ताला था जिसकी चाबी जाने किसके पास थी। ताला दिन में 2 बार ही खुलता था। जब कोई मुझे खाना दे जाता था, हफ्ते में 1 बार डॉक्टर आकर चेक कर जाती थी, बस। बाकी पूरा दिन मैं उस अंधेरे रूम में घुटती रहती थी। फोन, टीवी, इंटरनेट कुछ नहीं था मेरे पास। शायद जेल भी इससे बेहतर होती होगी, क्योंकि वहां बात करने के लिए कोई तो होता होगा। इधर इतनी तकलीफें, जी घबराना, उल्टियां, सब कुछ मैं अकेले झेल रही थी। कभी कभी मन करता था बस खुली हवा में सांस ले पाऊं, मगर किसको कहती मैं ये सब चीज? सिर्फ दीवारें ही मेरे साथी थे यहाँ। दिन, हफ्ते, महीने बस चले जा रहे थे। अगर आज माँ जिंदा होती तो जिंदगी कितनी अलग होती, यही सोचती रहती थी। शायद वो मेरा यकीन करती जब मैं उन्हें बताती कि मुझे खुद इन सब के बारे में नहीं पता। मुझे नहीं पता मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा। 9 महीने बीत गए और आखिर वो रात आ गई जिसका मुझे इंतजार भी था और डर भी। मेरी नींद अचानक तेज दर्द के साथ खुली। ऐसा दर्द जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। घंटों तक मैं दर्द से चिल्लाती रही। फिर अचानक दरवाजा खुला और डॉक्टर भागकर मेरे पास आई। बस थोड़ी देर और। डॉक्टर की आवाज में ना फिक्र थी ना दया, बस वो मशीन के तरह अपना काम कर रही थी और मैं दर्द से जूझते मेरी सांसें उखड़ने लगी थी कि तभी एक बच्चे के रोने की आवाज आई। डॉक्टर ने बताया मुझे लड़का हुआ है, पर इससे पहले कि मैं अपने बेटे को देख पाती, गले से लगा पाती, पापा ने बच्चा डॉक्टर से छीन लिया और वहां से चले गए, मुझे रोते बिलखते छोड़कर। मुझे मेरे बेटे को देखने तक का मौका नहीं दिया गया था। अब पापा प्लीज, नहीं, वो मासूम बच्चा है, प्लीज मुझे मेरा बेटा वापस दे दो। मैं रोती रही, मैं गिड़गिड़ाती रही, अपने बेटे से मिलने की भीख मांगती रही, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी। हमेशा की तरह मुझे अनसुना कर दिया। अभी मैं संभाल भी नहीं पाई थी कि फिर तेज दर्द उठा। डॉक्टर ने बताया इस बार लड़की भी है। मैंने देखा डॉक्टर मेरी बेटी मुझे देने के बजाय नर्स को पकड़ाने जा रही थी। जाने उस पल मेरे अंदर क्या टूटा, जैसे किसी ने मुझे बिजली का झटका दिया हो। अपने अंदर की सारी ताकत समेटकर मैंने डॉक्टर के हाथों से अपनी बेटी छीन ली और अपनी बेटी को सीने से लगाया। बेसुध सी दौड़ पड़ी। उस जख्मी हालत में भी मैं भागती रही। मन में बस एक ही बात थी, मुझे अपने बच्चों को बचाना है, अपने बेटे को ढूंढना है और यहाँ से चले जाना है बहुत दूर, जहाँ मेरे पापा का साया भी ना हो। और शायद किस्मत को ये भी मंजूर नहीं। अचानक से मुझे किसी ने पीछे से पकड़ लिया। मैं चिल्लाते हुए पीछे मुड़ी तो देखा पापा खड़े थे। मेरी मासूम बच्ची जमीन पर गिर गई थी और जोर जोर से रो रही थी।
मुझे जाने दो, मैंने पापा से आखिरी बार विनती की। तुम्हें सच में लगता है तुम भाग जाओगी और मैं तुम्हें भागने दूंगा? पापा माथे पर बगैर किसी शिकन के बोल रहे थे। मेरे लिए जिंदगी खत्म हो गई थी, अब कुछ बाकी नहीं बचा था, मैं हार मान ली थी। आंखें बंद होने से पहले जो आखिरी चेहरा मैंने देखा था वो मेरे पिता का था। मुझे लगा था मेरी कहानी बस यहीं तक थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो रात मेरी आखिरी रात नहीं थी, मैं किसी तरह बच गई। मुझे यकीन था पापा ने मुझे मारना ही चाहा होगा, इसीलिए घर लौटने का कोई फायदा नहीं। और कैसा घर, किसका घर? 8 साल बीत चुके हैं और मैं अपनी नई दुनिया बसा चुकी, जिसमें बस मैं और मेरी बेटी और मेरी जिद अपने खोए बेटे को ढूंढने की। सुना ना पापा ने अखबार में मेरी मौत की दुखद खबर छपवाई। सहानुभूति के साथ साथ पापा को बहुत से लोगों का साथ भी मिला। वो एक गम में डूबे पिता की भूमिका अच्छे से निभा रहे थे। पर अब और 8 साल बाद मैं वापस अपने शहर आई, कुछ हिसाब पूरे करने और कुछ सवालों के जवाब भी मांगे। मैं पापा के ऑफिस के बाहर खड़ी थी, सोच रही थी अंदर जाऊं कि नहीं। जाना चाहती भी थी मगर डर था, पहचान लिया तो क्या हो। मैं अब पहली वाली अनिका नहीं, मेरा वजूद मेरे चेहरे की ही तरह बदल चुका है। डरी सी सहमी अनिका की जगह अब आत्मविश्वास से डमकती डॉक्टर अनिका। इन 8 सालों में अपनी मेहनत और जिद के बदौलत मैंने ना सिर्फ डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करी, बल्कि अब एक फेमस सर्जन बन चुकी। कुणाल ने जिसे मोटी अनिका कहा था और जिसे मोटी कहकर मुंह बनाया था, वो उसे पहचान भी ना पाए आज। अब मुझे हर समय पापा के गुस्से की चिंता नहीं होती। इस तरह से छुटकारा मिलने का नतीजा ये हुआ कि मैं खुलकर जीने लगी। सुबह सैर पर जाती, खुश रहने की कोशिश करती। इसका असर मेरे खान पान की आदत पर भी आया। बिना कोई जिम गए, सिर्फ तनाव मुक्त रहकर मैंने 45 किलो वजन घटा लिया। ये सब सोचते सोचते कब मैं ऑफिस में आ गई पता ही नहीं चला। पापा की सेक्रेटरी मुझसे नाम और काम पूछकर अंदर चली गई। 10 मिनट बाद वो मुझे पापा के कैबिन में अंदर ले गई। वो सामने बैठे थे, मिस्टर गौतम गुलेरिया। चेहरे पर अब भी वही रोब था और आंखों में वही डरा देने वाली चमक। उन्होंने मेरी तरफ देखा जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हो, पर कैसे जान पाते कि मैं उनकी अनिका नहीं। कभी मेरे तरफ प्यार से जी भरकर देखा होता तो शायद मेरा चेहरा, मेरे नैन नक्श याद होते। खैर, डॉक्टर अमृता, पापा मुझे ध्यान से देखते हुए बोले, कहीं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मिस्टर गुलेरिया, मैं आपसे एक बेहद संवेदनाहीन मुद्दे पर बात करने आई। आपकी बेटी अनिका के बारे में। मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी बात, अनिका नाम लेते ही पापा के चेहरे पर जो गुस्सा झलका वो मैं साफ देख सकी। अपने आप को संभालते हुए उदासी का नकली ढोंग चेहरे पर ओढ़कर पापा बोले, अनिका अब इस दुनिया में नहीं है, माफ कीजिए, मैं अपनी बेटी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। मैं और मेरा परिवार अभी भी इस सदमे से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी एक सांस में जवाब दिया। उनकी बेचैनी उनके आंखों से साफ झलक रही। क्या हुआ था उन्हें? सहानुभूति,
भरी आवाज में मैंने पूछा। पापा को जवाब दे पाते इससे पहले कामिनी थरथराती हुई ऑफिस में घुसी चली आई। पापा, अनिका जिंदा है। कामिनी हड़बड़ाती हुई बोली। कुछ भी बकवास मत कर। पापा ने कामिनी को डांटते हुए ये कहा। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है वो मर चुकी, क्या पता उसमें जीने की इच्छा बाकी हो सकता है अनिका अपने प्यारे पापा के लिए ही जिंदा हो। धीमे धीमे मुस्कुराते हुए मैंने ये कहा। पापा और कामिनी का चेहरा देखने लायक था, मालूम खून ही नहीं उनके चेहरे पे। मैं साफ देख सकती थी कैसे दोनों डॉक्टर अमृता के चेहरे में अनिका को तलाश रहे थे, और जब तलाश पूरी हुई तो दोनों थम से पीछे रखी कुर्सियों पर बैठ गए। अनिका बेटा, तुम जिंदा हो? पापा ने मिश्री सी मीठी आवाज में कहा। बेटा, इतने दिन कहाँ थी तुम? यकीन मानिए एक पल के लिए मैं भी दंग रह गई पापा का ये रूप देखकर। अगर आपको मेरी कहानी मालूम ना होती तो आप भी इसे एक पिता का अपनी खोई हुई बेटी के लिए प्यार दुलार ही समझते। मेरा बेटा का। मैंने तटस्थ होकर पूछा। पापा के ये झूठे आंसू अब मुझ पर असर नहीं कर। हम सारी बात घर पर करेंगे बेटा। तुम इतने दिन कहाँ थी? मालूम है मुझ पर क्या बीती? काश पापा ने झूठा ही सही ये प्यार मुझे तब दिखाया होता जब मुझे सच में इसकी जरूरत। पर आज मैं अपने आप को नहीं। मैंने कहा, मेरा बेटा कहाँ? मैं दहाड़ते हुए पूछी। आपने मेरा बेटा मुझसे पैदा होते ही छीन लिया। मुझे मेरा बेटा चाहिए। नहीं तो क्या? नहीं तो मैं पूरी दुनिया को चीख चीख कर बता दूंगी कि आपने अपनी ही बेटी को मारना चाहा। सोच लीजिए, मेरे अंदर छुपा बरसों का गुस्सा आज बाहर ही आ गया। मैं बस बोलती चली गई। और ये जिस कंपनी के मालिक होने का आप दम भर रहे हैं, ये कंपनी मेरी माँ की, और इसकी सही उत्तराधिकारी मैं दोबारा पूछ रही हूँ, मेरा बेटा कहाँ है? जिंदा दफना दिया उसे। पापा आगे बोल पाते इससे पहले मैं बेसुध सी गिर। ऐसा दिन भगवान किसी माँ को। ये क्या कर दिया आपने पापा? अपनी नफरत में आपने एक मासूम बच्चे का जीवन उससे छीन लिया। अब इतने पत्थर दिल निकलेंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। नफरत मुझसे थी, शिकायत मुझसे थी। मेरे बेटे ने आपका क्या बिगाड़ा था? अनिका शायद आपसे डरकर चुप बैठ जाती, पर डॉक्टर अमृता नहीं हार मानेगी। पापा के ऑफिस से निकलते ही मैंने राजलक्ष्मी को फोन लगाया। मेरी खास दोस्त होने के अलावा वो एक बेहद शातिर हैकर भी है। अब रोने का नहीं, सच में कुछ करने का टाइम था। राजलक्ष्मी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम इस वक्त कहाँ हो? हमें अभी इसी वक्त निकलना है, इससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म कर पाती। राजलक्ष्मी बीच में बोल पड़ी। अनिका, रोहित मारवा तुम्हें ढूंढ रहा है। रोहित मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? अपनी उलझनों के बीच मैंने भी कभी रोहित तक दोबारा पहुंचना सही नहीं समझा। मेरी मुसीबतें मेरी है, उसे इन सब में खींचना मुझे कभी सही नहीं लगा। अनिका, तुम सुन रही हो? राजलक्ष्मी की आवाज ने मुझे यादों के भंवर से बाहर निकाला। रोहित तुम्हारे ही होटल में रुका हुआ है। वो फोन बीच में ही कट गया। सामने देखा तो रोहित एक छोटे बच्चे को गोद में उठाए किसी कमरे में जा रहा था। बच्चे की उम्र मेरी बेटी रिया जितनी ही होगी। उत्सुकता में मैंने पीछे जाना चाहा, पर रोहित ने बिना देखे धक से दरवाजा बंद कर दिया। सच कहूं तो
दिल के किसी कोने में टीस सी उठी। पता नहीं क्यों आखिर रोहित मेरा इंतजार करता भी क्यों। हमारी कुछ दिनों की दोस्ती पूरी तरह परवान चढ़ भी नहीं पाई थी कि पापा ने मुझे जबरदस्ती घर बुला लिया। और उसके बाद हमारी मुलाकात सीधे डोगरा निवास की पार्टी में हुई थी, जब मैं प्रेग्नेंट थी। वो तो जानता भी नहीं होगा कि मेरे ऊपर क्या बीती, और उसे समझाने का शायद कोई मतलब भी नहीं। वो भी मुझे चरित्रहीन, बिन ब्याही माँ ही समझता होगा। आखिर वो क्यों मुझ पर विश्वास करेगा, क्यों? और तभी रोहित के कमरे से तेज आवाज आई, आर्यन, आज से तुम्हारा टीवी, वीडियो गेम सब बंद। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने मुझे कितना डरा दिया था? रोहित शायद उस छोटे बच्चे को डांट रहा था। सॉरी पापा, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। छोटे से अबोध बालक की सिसकियों से भरी आवाज आई। पता नहीं क्यों उस बच्चे का रोना सुनकर मेरा दिल टूट गया। लगा जैसे मेरा कलेजा मुंह में आ गया। मन कर रहा था मैं दौड़कर उस बच्चे को गले से लगा लूं और चुप करवाऊं। आर्यन में न जाने क्यों मुझे रिया दिखाई भी दे रही थी। वो भी ऐसे ही रोती है जब कभी मैं जरा से भी नाराज हो जाती हूँ, बच्चे बिना। आर्यन, तुम्हारे सॉरी का मैं क्या करूं? 1000 बार समझाया है कि ये शहर सुरक्षित नहीं है। तुम मारवा खानदान के इकलौते चिराग हो, ऐसे अकेले तुम नहीं घूम सकते। तुमने लापरवाही की सारी सीमाएं तोड़ दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना बताए घंटों घर से गायब रहने की? रोहित गुस्से से मानो उबल रहा था। इतने छोटे से बच्चे के साथ इतनी सख्ती, ये सही नहीं है। हालांकि मैं रोहित की चिंता भी समझ सकती हूँ। जिस शहर में मेरे पिता जैसे लोग हों, वहां आखिर कौन सुरक्षित हो सकता है? पापा, वो मेरी ट्यूशन टीचर, वो बात पूरी करने से पहले ही आर्यन फफक कर रो पड़ा। क्या क्या ट्यूशन टीचर ने? रोहित ने प्यार से आर्यन से पूछा। उसका गुस्सा शायद ठंडा हो चुका था। वो उन्होंने कहा कि मैं डफर हूँ और शायद अपने माँ पर गया। उन्होंने ये भी कहा कि मम्मी और मेरे वजह से आपका जीवन बर्बाद हो गया है। सच में पापा, हमने आपको बहुत परेशान किया है क्या? आर्यन ने एक सांस में जवाब दिया। आर्यन, ऐसा कभी दोबारा मत सोचना, कभी भी नहीं। तुम मेरे लिए सबसे खास हो। मैं तो सोच भी नहीं सकता तुम्हारे बिना जीने की। तुम्हारे ट्यूशन टीचर से मैं बात करूंगा। ये कहकर रोहित ने आर्यन को गले लगा लिया। पापा, मम्मी हमें छोड़कर क्यों चली गई? आर्यन ने बड़ी मासूमियत से सवाल किया। बेटा, अभी आप ये सब समझने के लिए बहुत छोटे हो। आप बड़े हो जाओगे तब मैं ज़रूर समझाऊंगा। इस सब में आपकी कोई गलती नहीं है। आप बस प्रॉमिस करो, दोबारा ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाओगे। प्रॉमिस पापा। बाप बेटे में कितना प्यार है। मेरी आंखें नम हो आई थी। मेरा बेटा जिंदा होता तो शायद इतना ही बड़ा होता। आंसू पोंछते हुए मैंने अपने कमरे में वापस आ गई। रिया मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते ही दौड़ कर मेरे पास आई और कमर पर हाथ रखकर मुंह बनाते हुए बोली, अनिका गुलेरिया, तुम्हें पता है क्या टाइम हो रहा है अभी? मेरी घड़ी खराब हो गई थी रिया। मैं भी बच्ची बन गई। इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है, रिया ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा। कितनी प्यारी बच्ची है मेरी। एक रिया ही है मेरे अंधेरे जीवन में उजाले की इकलौती किरण। सजा तो बिल्कुल मिलनी चाहिए। मम्मा देर से आई और अपना प्रॉमिस भी तोड़ा है, तो क्यों ना हम कल आइसक्रीम खाने चले? ये सजा सही रहेगी। मैंने भी रिया को उसी की भाषा में जवाब दिया। आइसक्रीम के नाम सुनते ही वो खुश हो गई। रात गिराई थी, रिया सो भी चुकी थी। मैं भी बिस्तर में लेटे लेटे यही सोच रही थी कि जिंदगी कितनी
जल्दी बदल जाती है। कुछ हफ्तों पहले तक मुझे रोहित से कोई मतलब नहीं था। मैं उसे लगभग भूल चुकी थी और अब अचानक बार बार रोहित और उसके बेटे का ख्याल मन से जा ही नहीं रहा था। जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ, रोहित जैसे सुलझे हुए व्यक्ति को कोई औरत भला क्यों ही छोड़ कर जाएगी, वो भी एक बच्चा हो जाने के बाद। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि उसकी शादी हो चुकी है। राजलक्ष्मी ने भी जिक्र नहीं किया था इस बात का, शादी हुई भी है या नहीं। मैंने फटाफट रोहित की सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स छान ली। उसके जीवन में कोई महिला हो इस बात का कहीं भी कोई जिक्र नहीं था, लोकल अखबारों में भी नहीं। इतना बड़ा बिजनेसमैन अगर शादी करता तो कहीं तो कुछ खबर छपती। एक मिनट, ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे इस बात की इतनी क्यों फिक्र हो रही है कि रोहित के जीवन में कोई औरत है या नहीं? हमारे बीच कभी भी दोस्ती से बढ़कर कुछ रहा ही नहीं। फिर मुझे ये कैसी बेचैनी हो रही है, सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह उठी तो देखा राजलक्ष्मी के 11 मिस कॉल्स थे और एक मैसेज पढ़ते ही मैं दंग रह गई। लिखा था, तुम्हारा बेटा जिंदा है। मैंने तुरंत उसे फोन लगाया। उसको हेलो बोलने का इंतजार तक ना हुआ मुझसे। जैसे ही राजलक्ष्मी ने फोन उठाया मैं चीख पड़ी, कहाँ है मेरा बेटा? तुम्हें कैसे? अनिका, सब बातें बाद में, तुम अभी के अभी वहां से निकलो, जल्दी, 1 मिनट भी वेस्ट मत करना। एक सांस में बोलती चली गई, तुम्हारे पापा और डोगरा को मालूम है कि इस वक्त तुम कहाँ हो। उन्होंने तुम्हें जान से मारने के लिए आदमी भेजे हैं। रिया को साथ में लो और निकलो वहां से। मेरी सांसें मानो थम गई। हड़बड़ी में मैंने सोते हुए रिया को गोद में उठाया और जिस हाल में थी उसी हाल में कमरे से निकल गई। मगर ये क्या, पापा के आदमी बाहर हॉल में ही खड़े थे। मैं घबराहट में वापस कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। रिया भी उठ चुकी थी। मम्मी, रिया इससे पहले आगे कुछ बोल पाती, मैंने उसका मुंह कसकर अपने हाथ से बंद कर दिया। उन लोगों को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए हम कमरे में ही मौजूद हैं। ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। पर तभी मेरा फ़ोन बज उठा। आवाज़ सुनकर वो सभी दरवाजे के आगे आकर खड़े हो गए। वो अंदर ही है। बाहर एक जन ने ये कहा, दरवाज़ा तोड़ दो। दूसरे ने जवाब दिया। मैंने रिया को अपनी छाती से कसकर लगाया। अनहोनी को अब मैं कैसे टालूं? मैं अलमारी में छुपी हुई थी, रिया को सीने से लगाकर और उसके मुंह को कसकर बंद कर दिया। दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि लग रहा था बाहर खड़े वो गुंडे कहीं सुन ना ले। वो मुझे बेसब्री से ढूंढ रहे थे हर जगह। मैं सुन पा रही थी वो किस तरह मुझे कभी बाथरूम में, कभी बालकनी में, कभी पलंग के नीचे बस ढूंढ रहे थे वो। और अलमारी पर्दे के पीछे थी और शायद इसीलिए उनमें से किसी का इस तरफ ध्यान नहीं गया। तभी किसी की कदम हमारी तरफ आते हुए सुनाई दी मुझे। कोई कर्कश आवाज में कह रहा था, अनिका, तुम भी जानती हो छुपने का कोई फायदा नहीं, बाहर आ जाओ। मैं वादा करता हूँ तुम्हें बेहद आसान मौत मिलेगी। तुम जितनी देर छुपती रहोगी मुझे उतना ही गुस्सा आएगा। ढूंढ तो मैं तुम्हें फिर भी लूंगा। सोचो। रिया डर के मारे कांपने लगी। एक छोटी सी बच्ची के लिए इतना भयानक हादसा देखना आसान तो नहीं था। हम यहाँ से बच भी गए तो मुझे बहुत समय लगेगा रिया के मन से यह दहशत निकालने में। तो तुम यहाँ छुपी हुई? अलमारी के ठीक बाहर से आवाज आई। उसने हमें ढूंढ लिया। मैं अलमारी के टूटे हुए किनारे से देख पा रही थी एक बेहद लंबा डरावना सा आदमी सामने खड़ा। वो बस अलमारी का हैंडल पकड़कर खोलने ही वाला था कि कमरे का गेट धड़ाक से खुल गया।
एक कदम भी आगे बढ़ाया तो पछताने लायक भी नहीं बचोगे। दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति गरज कर मैं देखना चाह रही थी कि वह कौन है, मगर अलमारी के ठीक सामने वो डरावना व्यक्ति खड़ा था। इससे पहले मैं कुछ समझ पाती कमरे में तेज आवाजें आने लगी, जैसे लड़ाई चल रही, और इतने में कोई भारी बार कम चीज ताकत के साथ आकर अलमारी से लगी और उसका पल्ला टूट गया। मैं और रिया अब चुप नहीं सकते थे, हम छुप नहीं सकते। लेकिन ये क्या, सामने जमीन पर दो आदमी बेहोश पड़े थे। एक के सिर से खून बह रहा था और वो लंबा डरावना आदमी कहीं नजर नहीं आ रहा था, शायद भाग गया। ये सोचते हुए मैं उस देवदूत को ढूंढने लगी जिसने हमें बचाया। देखा तो सोफे पर रोहित बैठा हाफ, उसके हाथ से खून आ रहा था और मैं भागकर रोहित के पास गई। तुम ठीक हो ना? पूछते हुए मैंने रोहित का जख्मी हाथ पकड़ लिया। फर्स्ट एड नहीं थी तो मैंने रिया का स्कार्फ उसके चोट पर बांध दिया और रोहित ने बेरुखी से अपना हाथ छुड़ाया और रिया के तरफ देखकर बोला, बेटा तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? रिया ने ना में सर हिलाया और मुझसे चिपक गई। वो अभी भी सहमी हुई थी। थैंक यू रोहित, तुम नहीं होते तो। मैं रोहित का शुक्रिया अदा करना चाह रही थी, पर वो मेरी पूरी बात सुने बगैर ही वहां से चल दी। ना जाने क्यों रोहित की ये बेरुखी मुझे बहुत तकलीफ दे रही थी। अगर वो किसी बात से नाराज है तो गुस्सा करे, चिल्लाए, जवाब मांगे, पर ये बेरुखी इस तरह अजनबियों के जैसा बिहेव करना मेरे दिल को गहरी चोट पहुंच गई। मैंने रिया को गोद में उठाया और मैं रोहित के पीछे भागी। मैं उसे रोकने को कह रही थी मगर वो चलता ही जा रहा था। मैं दौड़कर रास्ता, रोहित तुम मुझसे इस तरह से क्यों पेश आ रहे? हुआ क्या है? मैंने उससे जवाब मांगा। मैं अजनबी की तरह पेश आ रहा हूँ? आखिरकार रोहित ने मुझसे बात की। गुस्से में ही सही उसने मेरे तरफ देखा। अजनबी नहीं तो और क्या है हम? उस रात जब तुम्हें वो लोग जबरदस्ती वैन में बिठाकर ले गए, तुमने सोचा मुझ पर क्या बीती? मैं पागलों के तरह तुम्हें ढूंढता रहा रात दिन, और तुम अपने पापा के यहाँ लौटकर मजे से जी रही थी। तुम गलत समझ रही हो रोहित, सुनो मेरी बात। मैंने रोहित को समझाना चाहा, मुझे कुछ नहीं सुनना समझते। और रोहित ने झटक कर कहा। उसने पहले रिया की तरफ देखा, फिर मेरे तरफ, और बोला, जैसे कि हम देख ही सकते हैं तुम जिंदगी में आगे बढ़ गई, तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हें मुबारक हो। और ये कहता हुआ रोहित सामने वाले कमरे में घुस गया। मैं बार बार दरवाजा खटखटाती रही कि एक बार मेरी पूरी बात तो सुनो। रोहित तुम कुछ नहीं जानते थे मुझ पर क्या बीती, मेरे साथ क्या हुआ, एक बार सुन तो लो सही। मैं 10 मिनट तक बस वहीं खड़ी रही, किसी को बाहर ना आते देख फिर मैं हार मान ली और मैं रिया को लेकर चल पड़ी। राजलक्ष्मी के घर पहुंचकर मैंने चैन की सांस ली। रिया अभी तक डरी हुई थी। उसको प्यार से गले लगाकर मैंने समझाया, बेटा हम ठीक है, मम्मी आपसे प्रॉमिस करती है आपको कभी कुछ नहीं होने देगी, आपको मम्मी पर विश्वास है ना बच्चे? रिया ने हाँ में सिर हिलाया और मुझसे चिपक कर वो लेट गई। राजलक्ष्मी कमरे में आई तो परेशान सी लग रही थी। रिया सो चुकी थी तो हम दोनों ने धीरे से हॉल की ओर गए और वहाँ बात करने लगे। अनिका, तुम्हें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तुम जो काम करने आई हो करो और जल्दी वापस लौट जाओ। तुम यहाँ सेफ नहीं हो अनिका, वापस लौट जाओ। बिना अपने बेटे को ढूंढे, मुझे क्या मालूम वो कब मिलेगा। मैंने मुड़कर सोती हुई रिया को देखा और अपने बेटे को ढूंढने के चक्कर में मैं रिया को ना खो, बस यही सोच थी मेरे